हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल होता क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? अगर हम सेल को समझाना चाहें, अगर मेन टॉपिक से हटके अगर हमको सेल को समझाना है तो हम अपने घर, जिस घर में रहते हैं, उस बिल्डिंग की बात करते हैं। अगर कोई भी बिल्डिंग बना है तो एक बालू का टुकड़ा जो होता है, छोटे छोटे बहुत सारे बालू के टुकड़े, ईंट, ब्रिक्स और भी बहुत सारी गिट्टियां, यानी एक एक टुकड़े से मिलके, एक एक तिनके से मिलके ये पूरा बिल्डिंग बना है। उसी तरह हम अपने शरीर की बिल्डिंग की बात करें तो एक एक सेल से मिलके ये शरीर का पूरा बिल्डिंग बना है। इसीलिए सेल को कहा जाता है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा एक लाइन आप सेल के बारे में लिख दीजिए। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम आपको अभी बताए कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबकी बात करें तो सबकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी बॉडी की, वो सेल होगी। क्या होगी? सेल होगी। अगर हम सेल में थोड़ा सा और बात करें तो सेल की बात करें तो दो प्रकार के सेल होते हैं भाई। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है क्या? मल्टीसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर वो जो केवल एक ही सेल की उनकी पूरी बॉडी बना हो, यानी उनके पूरे बॉडी में एक ही सेल हो और उसी के अंदर उस सेल के पूरे ऑर्गेनल्स हो, यानी उनकी जो बॉडी हो सिर्फ सिंगल सेल की बनी हो, उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। लाइक अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। अगर हम बात करें बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। बोलो ना। तो ऐसे हम यूनिसेलुलर लाइक अमीबा की बात करें। बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है भाई? यूनिसेलुलर। इतनी बात समझ में। मल्टीसेलुलर यानी मोर देन सेल, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, यानी बहुत सारे सेल का गुच्छा। अब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, अब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाता है तो उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जब एक ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से अटैच हो जाता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन आवर बॉडी, जैसे लीवर है, किडनी है। तो जितने हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सब पूरे दूसरे से इंटरकनेक्टेड होके एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। यानी बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। समझे? तो यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो क्या होता है? सेल होता है। यानी मल्टी सेलुलर में मोर देन सेल, यानी बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे हम बात करें प्लांट और दूसरा एनिमल, हायर एनिमल। कौन सा एनिमल? हायर एनिमल, हायर प्लांट। ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। पक्की बात। एक और हम सेल की बात करें तो सेल का एक डिफिनेशन और बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात करें सर जी, सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है, सेल को फंक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम बात करें अलग अलग सेल की, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। मसल सेल हैं, ब्लड सेल हैं, नर्व सेल हैं, ठीक है। मसल सेल, नर्व सेल, हार्ट सेल, लीवर सेल, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर के क्या हैं? सेल हैं। और प्रत्येक सेल का उसका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। अगर हम बात करें नर्व सेल की तो नर्व सेल का फंक्शन क्या है? इंपल्स को कंडक्ट करना, मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट करना।
हम बात करें लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा, हेपेरिन केमिकल बनाएगा। जो इस लीवर का वर्क होता है वो उसके सेल मिल क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन हैं और वो आर्गन क्या किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। तो हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है और उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज कॉल्ड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं। अगर आगे हम बात करें तो थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम समाप्त कर रहे हैं, आप राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अगर बाबू हम बात करें कि सेल का सबसे पहले सेल को कौन देखा था, तो सबसे पहले आप नोट्स में लिखते चलिए, सबसे पहले अगर कोई सेल के बारे में बात किया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा था। वो भी एक्चुअल में इन्होंने सेल को नहीं देखा था, सेल वॉल को देखा था, ठीक है। एक्चुअल में इन्होंने सेल को नहीं देखा, किसको देखा, सेल वॉल को देखा। और सेल को देखा था, वो भी किसमें, नॉन लिविंग में देखा था। और रॉबर्ट हुक की एक सबसे जबरदस्त बात है, इन्होंने एक बुक लिखा था। इन्होंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में स्टडी करना कौन चालू किया, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सेल टर्म दिया था। कौन दिया था, रॉबर्ट हुक ही ने सेल टर्म दिया था। और इनकी एक सबसे जबरदस्त बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये बात याद रखना, माइक्रोग्राफिया ये क्या है भाई, ये बुक है, किसका बुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने इस बुक में, ये भी 1665 में इन्होंने पब्लिश कराया था और इस बुक में पूरे सेल के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया था जो सेल होता है नॉन लिविंग में देखा था, इन्होंने बताया था कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब लाइक यानी मधुमक्खी के छत्ते की आकार का, ऐसे जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है छत्ते का। आप देखे होंगे मधु का छत्ता, आप याद करिए, पेड़ पे ऐसे मिलते हैं मधु के छत्ते, पेड़ पे, जंगले पे इधर उधर पाए जाते हैं। तो ऐसे मधु के छत्ते के यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। कौन, रॉबर्ट हुक ने, किसका, सेल का स्ट्रक्चर बताया था। इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात। सर जी आपने ये नहीं बताया कि सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी सेल के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ये बात राइट डाउन हो गया कि सबसे पहले सेल को कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। इनकी बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एक सबसे अच्छी बात, और सेल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। दूसरी बात, स्टडी ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। The study of cell structure, function and reproduction is called cell biology। इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात। आगे चला जाए, हो गया इतना, आप राइट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेल के, सबसे पहले हमने सेल का डिफिनेशन बताया है, उसके बाद आया रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने सेल को क्या किया था, देखा था, वो भी नॉन लिविंग में देखा था। इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जो 1669 में क्या हुआ था, 1665 में माइक्रोग्राफिया क्या बुक इन्होंने पब्लिश कराया था। अब एक साइंटिस्ट और है भाई दूसरे, जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने सेल को किसमें देखा था, लिविंग में देखा था। इन्होंने सेल को किसमें देखा था, लिविंग थिंग्स में देखा था, लिविंग थिंग्स में। पूछा जाए सेल को सबसे पहले लिविंग में कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने देखा था। तो सर जी लिविंग में किसमें देखा था, तो लिखो आरबीसी में देखा था, प्रोटोजोन्स के अंदर देखे थे, और सबसे अच्छी बात है इन्होंने अपने ही स्पर्म में, इन्होंने किसको देखा था, सेल को देखा था, यानी स्पर्म में ही देखे थे। भाई दूसरे के स्पर्म थोड़ी ले जाएंगे, खुद अपने स्पर्म में इन्होंने सेल को स्टडी किया, ठीक है। तो लिविंग में सेल को कौन देखा था भाई, रॉबर्ट एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने देखा। इन्होंने लिविंग में जैसे आरबीसी के अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर और स्पर्म के अंदर इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को स्टडी किया। अब हम बात करेंगे सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या कहती है, सेल थियरी
सेल थियरी, कोशिका हिंदी में कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। सेल थियरी को दिया था दो साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थियरी को दिया गया था 1838 या 1839, इन दोनों सन में इसको सेल को दिया गया था। सही है, आप राइट डाउन कर रहे हैं। तो सेल थियरी दिया था कौन भाई? सेलिडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने, मैथिली सेलिडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थियरी को प्रपोज किया था, दिया था। याद रहे हम बोल रहे हैं, वो भी राइट डाउन करते रहिएगा। यानी सेल थियरी किसने दिया था? 1838 से लेके 1839 में इन्होंने सेल थियरी दिया था। और जो सेलेडन थे, यानी हम जब हम बात करें, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं क्लास 12 में, तो हम देखते हैं स्लाइड बनाते हैं। तो स्लाइड किसका बनता है भाई? प्लांट सेल, किसी लीफ का ही तो स्लाइड बनाते हो आप, लीफ सेल का आप स्लाइड बनाते हो। तो जो सेलेडन थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। यानी सेलेडन किस विभाग के थे? बॉटनी विभाग के प्रोफेसर थे, यानी बॉटनिस्ट थे। और स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता क्या है? जानवर है। तो ये क्या है? जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट है। पक्की बात, एकदम राइट डाउन करते रहिए। तो सेल थियरी हम पता कर लिए कि सेलिडन एंड स्वान ने दिया था। तो सर जी सेल थियरी कहती क्या है? तो सेल थियरी सिर्फ यही कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल, यानी सेल थियरी गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू सेल थियरी all living organism made up by cell, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप बाय सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। पक्की बात। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सेल अकॉर्डिंग टू सेल थियरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय द सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। पक्की बात। एक इस बात को कौन कहा था? सेल थियरी बोलती है। इसको कौन दिया था? सेलिडन एंड स्वान ने दिए थे। तो सेलिडन बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। और सेल थियरी क्या कहती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? सेल से, और सबकी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। पक्की बात। आगे चला जाए, ठीक है। तो सेल थियरी, लेकिन सेल थियरी का एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, लेकिन सेल थियरी ये नहीं बता पाई, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि हाउ टू न्यू सेल और फॉर्म, कैसे नए सेल बनते हैं, ये सेल थियरी डिफाइन नहीं कर पाई। यानी सेल थियरी का फॉल्ट क्या था? ड्रॉबैक क्या था? कि हाउ टू न्यू सेल आर एराइजेज, नए सेल बनते कैसे हैं? हाउ टू न्यू सेल और फॉर्म, इन्होंने सेल कैसे नए सेल फॉर्म होते हैं, बनते हैं, इसके बारे में सेल थियरी नहीं बता पाई। ये इनका क्या था ड्रॉबैक भाई? ये ड्रॉबैक, इनका ड्रॉबैक ये था कि हाउ टू न्यू सेल आर फॉर्म्ड, यानी नए सेल कैसे बनते हैं इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता था। तब एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, तब जब सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि न्यू सेल कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तब एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इनको आर विर्चो के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में इन्होंने बताया कि न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस बात को बताया था आर विर्चो ने, यानी इन्होंने बताया क्या? न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कहने का मतलब इन्होंने एक स्पेशल टर्म बताया। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत अच्छा, ये बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो मींस न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। पक्का? आगे चलते हैं।
इतनी बात हमने पूरे साइंटिस्ट को हमने बता दिया कि कौन कौन साइंटिस्ट आए सेल को, और कौन सेल थियरी क्या कहती है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या कहा। अब हम ओवरऑल व्यू सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, ओवरऑल व्यू हम सेल के बारे में जानेंगे कि आखिर में सर जी हम सेल पढ़ने जा रहे हैं तो सेल के पूरा आपने साइंटिस्ट के बारे में बता दिया, लेकिन सेल के अंदर कौन कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बार बार प्रॉब्लम होती होगी कि सर जी ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, तो हम बता दें आपको, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं, वो क्या है, ऑर्गन है। क्या है, जैसे स्किन क्या है, ऑर्गन है, लीवर क्या है, ऑर्गन है, किडनी क्या है, ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन होते हैं। लेकिन ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। पक्की बात, यानी सेल के इनसाइड द सेल क्या पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, और इनसाइड द बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी में ऑर्गन है, हम लोग डेवलप हैं तो ऑर्गन है हमारे अंदर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हैं, वो क्या है, उसके वो सेल एक ही सेल के बने हैं तो उनके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम बताएंगे वन बाय वन कौन कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कम टाइम में अच्छा आपको दे दें, बाकी आप बैक कर करके आप राइट डाउन करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल व्यू ऑफ द सेल, सेल के अंदर पूरे कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हमने सेल के बारे में बात कर दिया तो सबसे पहले होगा भाई सेल कवरिंग होगी, सेल कवरिंग, यानी सेल के ऊपर कोई कवरिंग होगा। तो कवरिंग क्या क्या हो सकता है, पहला सेल वॉल हो सकता है। तो सेल वॉल इज द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट में ऐसा क्वालिटी होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल किसमें पाया जाएगा, केवल प्लांट में। उसके बाद भाई अगर एनिमल सेल है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर एक सेल को समझना है तो सबसे पहले आप अंडा डेली खाते होंगे, एक अंडा ले लीजिए, मान लीजिए एग है, एग के बाहरी ऊपर जो होता है खपच्चा, उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और जब आप बॉयल करते हो एग को, तो एग में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पतली झिल्ली मेम्ब्रेन दिखता है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन मान लो, सेल मेम्ब्रेन मान लो। ओवरऑल व्यू एक आपको लुक दे रहे हैं हम, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर देखो तो जो भी पार्ट होता है वो सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसी के अंदर वो पीला पीला पार्ट, उसको हम क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस मान लेते हैं। और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो हम आते हैं ओवरऑल व्यू पे। ऐसे हम एक लुक बताए ताकि आप इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सको और इमेजिन कर सको। सेल को हम पढ़ रहे हैं तो भाई कैसे क्या है सेल, थोड़ा इमेजिन करते हैं एग के माध्यम से। एग के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके अंदर जो पतली झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन होता है। हम इमेजिन कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन होता है, और बाकी जो उसमें पीला पीला पार्ट उसको हम न्यूक्लियस मान लेते हैं, और बाकी उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पराक्सीसोम, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इतना आते हैं अपने ओवरऑल व्यू पे। तो भाई सेल कवरिंग होगा, तो सेल कवरिंग क्या हो सकता है, सेल वॉल हो सकता है। तो सेल वॉल किस में पाया जाएगा, प्लांट में। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाया जाएगा। दूसरा वैक्यूल हिंदी में इसे रिक्टिका के नाम से जानते हैं। ये प्लांट सेल में सबसे ज्यादा प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में ना के बराबर पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, लार्ज पाया जाता है, पाया तो जाता है वो भी लार्ज में पाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्यूल टू स्टोर द फूड, क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्या, वैक्यूल का क्या है, स्टोर फूड। जब हम पढ़ाएंगे वैक्यूल को डिटेल में तो वहां सब चीज बताएंगे, स्टोर फूड, ठीक है। और क्या होता है भाई, बना होता है सेल किसका, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर क्यों कहा जाता है, अभी हम बात करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट, इसके दो सेल के पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये सब क्या है, सेल के पार्ट हैं, ना कि सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। क्या हैं, सेल के पार्ट हैं। कौन कौन, सेल कवरिंग, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से।
प्रोटोप्लाज्म को मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर कहा जाता है, इसलिए ताकि मान लीजिए कोई सेल है तो जितने भी इसमें लिक्विड, जो भी लिक्विड कंपोनेंट होगा, ये सब क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। और इसी प्रोटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट होंगे, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। बोलो पक्की बात। तो साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं भाई मेन एराइना ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेल। सर जी एरिना क्या होता है, एरिना का मतलब होता है साइटोप्लाज्म वह पार्ट होता है सेल का जिसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। यानी पूछा जाए कि आपके बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ठीक है, यूरिया साइकिल हो गया, ठीक है, वो कहाँ रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देखिए इस समय हमको बहुत पसीना हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, हम वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम वर्कआउट में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, फास्ट होती है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट होगी तो आपको दिखेगा, देखिए स्वेट पसीना बह रहा है, तो क्या है, ड्यू टू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फास्ट हो रही है क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, मेन एराइना ऑफ द सेल। एराइना का मतलब ही होता है युद्ध। पूरे सेल में युद्ध कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। यानी ऑल वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। पता चल गया। अब न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस वह सेल का पार्ट है जिसके अंदर क्या क्या होगा भाई, न्यूक्लियस बाहरी इसके क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या पाए जाएंगे भाई, डीएनए और आरएनए। कहा जाए आरएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए केवल न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन आरएनए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, बट डीएनए आर फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। इसे हम फैक्ट्री ऑफ आरएनए बोला जाता है। इसको क्या, न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ न्यूक्लियोइड इज द फाउंड इन द यूनिसेल्युलर, लाइक बैक्टीरिया में इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलस याद रहे। न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियोलस आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज नथिंग, दिस इज लाइक ए डार्क धब्बा, एक धब्बा है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोइड का न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो फैक्ट्री ऑफ आरएनए होता है। तो ठीक है, इतनी बात। क्रोमोसोम इसके अंदर होगा, क्रोमोजोम होगा, जिसे क्रोमैटिक थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो ये सब हम न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे 1 by 1। और साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब इसको थोड़ा हम समाप्त करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार और हम रिवाइज करा देंगे, जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। यानी साइटोप्लाज्म हमने बताया, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, मेन एराइना ऑफ द सेल, क्योंकि जितना भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ द एनर्जी, प्रोड्यूसर, जनरेटर ऑफ द एनर्जी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको हम बताएंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब। दूसरी बात गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पर ऑक्सीसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। लाइसोसोम और क्या, वैक्यूल तो पार्ट हो गया, ईटीसी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और क्या बचा है भाई, और कुछ नहीं बच रहा है इसके अंदर सेल के, सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम।
तो ये सब क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेराक्सीसोम, राइबोसोम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे ओवरऑल सेल के बारे में, ओवरऑल व्यू सेल के बारे में। अब हम आपको क्या करेंगे, वन बाय वन सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सेल वॉल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, गोल्गी बॉडी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी सेल के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं हम सबको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है, यहां तक सिर्फ इतना ही, और इतना ही आप रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और घर पे बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस समय कोरोना का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे लाइफ। ठीक है, इसी पे अपने हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। धन्यवाद, थैंक यू।